नमस्कार, न्यूज 360 में सबसे पहले बात करते हैं ऑगस्टा वेस्टलैंड की। ऑगस्टा वेस्टलैंड घोटाले में बड़ी खबर सामने आई है। इटली की कोर्ट के फैसले में कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। इटली की अदालत ने इस घोटाले पर 225 पेज का जजमेंट दिया है। 225 पन्नों के जजमेंट में इटली की अदालत ने भारत के नेताओं पर बिचौलिए से 120 से 125 करोड़ रुपए रिश्वत के तौर पर लेने की बात कही है। 225 पेज के जजमेंट में सिग्नोरा गांधी नाम का जिक्र है। ये कहा जा रहा है कि सिग्नोरा गांधी का मतलब सोनिया गांधी है। मिलान कोर्ट ऑफ अपील्स के फैसले में मनमोहन सिंह का नाम भी लिया गया है। अहमद पटेल और ऑस्कर फर्नांडीज के नाम का जिक्र भी इस फैसले में है। जजमेंट में दलाल क्रिस्टियन माइकल के हाथ की लिखी चिट्ठी का जिक्र है। माइकल ने यह चिट्ठी दूसरे दलाल गुइडो हैशके को लिखी थी। चिट्ठी में लिखा कि 30 मिलियन यूरो यानी 225 करोड़ रुपए के कमीशन को किस किस में बांटा जाएगा। इसमें 28% ब्यूरोक्रेट्स, 20% एयरफोर्स के अधिकारियों को, बाकी राजनेताओं को दिए गए। डील के लिए कमीशन का सबसे बड़ा हिस्सा करीब 125 करोड़ राजनेताओं को दिया गया। और ऑगस्टा घोटाले को लेकर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। वहीं आनंद शर्मा का कहना है कि आरोप है कि बीजेपी जानबूझकर कांग्रेस के नेताओं को टारगेट करने की कोशिश कर रही है। देखिए, अगस्ता वेस्टलैंड में जो कुछ भी खुलासे हो रहे हैं एक के बाद एक, उससे एक बात तो बहुत साफ है कि कांग्रेस गुनाहों की गठरी और घोटालों का घंटाघर बन गई है। और ये गुनाहों की गठरी और घोटालों का घंटाघर जो सुशासन की सुनामी आई है, उस सुशासन की सुनामी में बहुत तेजी के साथ उन गुनाहों की गठरी से एक के बाद एक गुनाह निकल रहे हैं। उन घोटालों के घंटाघर से हर घंटे एक घोटाला आवाज दे रहा है। निश्चित तौर से इसमें जो गुनाहगार है, देश की इस लूट का जो हिस्सेदार है, उसके खिलाफ कड़े से कड़े कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। और इसके लेकर के संसद के अंदर भी इस मुद्दे को कई सदस्यों ने उठाया है। इस पर सरकार जो कुछ तथ्य होंगे उसके आधार पर जवाब देगी। ये जांच यूपीए सरकार ने इसका आदेश दिया था। उस समय के रक्षा मंत्री श्री ए.के. एंटनी ने संसद को पूरी जानकारी दी थी, स्टेटमेंट दी थी लोकसभा में और राज्यसभा में। डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में भारत की सरकार का ये फैसला था कि इसको रद्द किया जाए। इसके साथ साथ इस पे जांच हो। सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की जांच यूपीए के कार्यकाल में शुरू हो चुकी थी। जानकारी के लिए यहां से इन्वेस्टिगेशन टीम इटली गई थी और जानकारी पूरी लेकर आई थी। उसी के आधार पर बात आगे बढ़ी है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को गैर जिम्मेवाराना और शरारतपूर्ण आरोप लगाने से बाज आना चाहिए। तो कांग्रेस और बीजेपी इस मामले में भी एक दूसरे पर हमले कर रही हैं, लेकिन मेरे सहयोगी आलोक प्रियदर्शी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आलोक, बजट सत्र का दूसरा चरण चल रहा है और इस दौरान सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ऑगस्टा वेस्टलैंड के इस इटली के कोर्ट के जजमेंट ने सरकार को क्या संजीवनी दे दी है और कांग्रेस अब बैकफुट पर होगी? बिल्कुल, देखिए, इस मौके को बीजेपी भरपूर तौर पे भुनाना चाहेगी और जो आरोप है वो सीधे कांग्रेस के सबसे बड़े नेता और प्रेसिडेंट के ऊपर है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस इसको देखते हुए, इन आरोपों को देखते हुए कहीं ना कहीं बैकफुट पर आएगी, क्योंकि तमाम जितने भी नेता हैं, भले ही वो इस वक्त बचाव कर रहे हैं, लेकिन इस तरह से कांग्रेस के बड़े नेताओं का नाम आना कहीं ना कहीं इस बात को पुष्ट करता है कि बीजेपी एक बिल्कुल आक्रामक तेवर के साथ बजट सेशन के सेकंड सेशन में उतरी हुई है और इससे बीजेपी को हमलावर होने का मौका मिलेगा। क्योंकि अभी तक देखें तो उत्तराखंड के मसले को लेकर, सूखे के मसले को लेकर नहीं, लेकिन आलोक, बड़ा सवाल यह है कि छोटे मोटे नेता नहीं है। सिग्नोरा गांधी, जिनको कहा जा रहा है कि वो सोनिया गांधी है, मनमोहन सिंह, ऑस्कर फर्नांडीज, ये कुछ बड़े नाम है जिन पर आरोप लगा है। कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, कांग्रेस तो लगातार ये कह रही है कि विपक्ष हमले कर रहा है, विपक्ष को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है और कहीं ना कोशिश कर रहा है कि जो कांग्रेस के बड़े नेताओं पर हमले करके कांग्रेस को एक तरह से कोशिश कर रहा है कि कांग्रेस को साइड किया जाए। लेकिन सवाल ये उठता है कि कांग्रेस की सरकार जब थी, एनडीए यूपीए की सरकार थी, तब भी ये मामला आया था कि कांग्रेस के कई सारे बड़े नेता इस मामले में फंसे हुए हैं। हालांकि काफी उस वक्त भी शोर शराबा हुआ था, लेकिन उस वक्त की सरकार ने सीबीआई जांच करवाई थी और तमाम जो डील थी उसको रद्द कर दिया था। तो कांग्रेस का यही कहना है कि हमने तो खुद ही डील रद्द कर दी थी, सीबीआई की जांच दिखा दी थी, तो फिर अब क्या मसला हो
सकता है। लेकिन बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर अब संसद में आक्रामक तेवर अपनाने वाली, क्योंकि जीएसटी को लेकर और तमाम जितने भी आर्थिक महत्व के बिल हैं उसको लेकर अभी तक कहीं कोई सुलह का रास्ता दिखता हुआ नहीं दिख रहा है। हालांकि बैंक्रप्सी बिल की बात करें, जो इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी बिल है वो कहीं ना कहीं पास होता हुआ इस सेशन में दिखेगा, क्योंकि इस पर तमाम लोगों की एक राय बन चुकी है। ठीक है आलोक, आपसे इस बारे में जानकारी हम लेंगे, लेकिन फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो बड़ी खबर है इस वक्त की, जो कि हम आपको बता रहे हैं, ऑगस्टा वेस्टलैंड मामले में कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं का नाम आया है, जिसमें बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि उनकी घोटाले की गठरी लगातार खुलती जा रही है। इधर एक और बड़ी खबर, विजय माल्या पर बैंकों का कर्ज लौटाने का दबाव बढ़ रहा है। माल्या ने भारत वापस लौटने से साफ इनकार कर दिया है। माल्या ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अगर वो भारत लौटे तो उन्हें तिहाड़ जेल में डाल दिया जाएगा। माल्या ने कहा कि उनकी निजी स्वतंत्रता खतरे में है। माल्या ने कहा कि बैंक उनके साथ सेटलमेंट करने के लिए तैयार नहीं है और उन्हें गिरफ्तार कराना चाहते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाते हुए माल्या को देश विदेश में संपत्ति घोषित करने का आदेश दिया है। माल्या की पत्नी और बच्चों की संपत्ति की भी घोषणा करनी होगी। इसके अलावा कोर्ट ने डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल को 2 महीने के अंदर बैंकों को मिलने वाली रकम पर फैसला लेने का आदेश दिया है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि माल्या का भारत लौटने का कोई इरादा नहीं है और अब सरकार माल्या को वापस लाने की प्रक्रिया शुरू करेगी। उधर बैंकों के एनपीए पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को सिस्टम में सुधार करने के लिए कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर आपका सिस्टम सही होता तो सरकारी बैंकों को इतनी बड़ी संख्या में लोन राइट ऑफ नहीं करने पड़ते। उधर सरकार ने कोर्ट को जानकारी देते हुए कहा कि एनपीए की समस्या से निपटने के लिए सरफासी एक्ट और डीआरटी कानून में संशोधन की प्रक्रिया जारी है। जल्द ही बैंक्रप्सी कानून के आने के बाद डिफॉल्ट के मामलों से निपटने में और सफाई आएगी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को एनपीए के मुद्दे पर एक स्पेशल पैनल बनाने की मंजूरी दे दी है और 19 जुलाई तक डिटेल प्लान पेश करने को कहा है। उधर बड़ी खबर यह आ रही कि बैंक्रप्सी बिल जल्द पेश होगा। बैंक्रप्सी बिल 1 से 2 दिन में संसद में पेश किया जाएगा। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने ड्राफ्ट रिपोर्ट मंजूर कर दी है और बीमारू कंपनियों के रिवाइवल में इससे काफी मदद मिलेगी और इंसॉल्वेंसी के जो केसेस होंगे उनमें काफी मदद मिलेगी। भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी इससे बढ़ेगा और कई ज्यादा फायदे होंगे उन कंपनियों को बंद करने या टेक ओवर करने में जो नहीं चल पा रही हैं या बीमारू हैं। आलोक प्रियदर्शी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आलोक, क्या खबर है बैंक्रप्सी बिल के बारे में? बिल्कुल, देखिए आज आखिरी बैठक थी जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई थी इस बिल को देखने के लिए। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2015 को देखने के लिए जो कमेटी बनाई गई थी, भूपेंद्र यादव इसके अध्यक्ष थे। तो हमारे सूत्रों से खबर मिली है कि आज जो फाइनल बैठक हुई थी उसमें ड्राफ्ट रिपोर्ट को अडॉप्ट कर लिया गया है। और दूसरी तरफ से देखें तो वित्त मंत्रालय जो इस बिल के ड्राफ्ट को बहुत जल्दी एकदम बिल्कुल कह सकते हैं कि तैयार भी लगभग कर चुका है और ये बिल्कुल एक रेडी बना हुआ है। तो अब कुल मिलाकर ये बिल जो है, जो ड्राफ्ट रिपोर्ट है, ये 1-2 दिनों के भीतर संसद में पेश कर दी जाएगी। उसके बाद सरकार इसको कैबिनेट से अप्रूव करा के जल्द से जल्द इसको संसद में पास करना चाहेगी। लेकिन आलोक, जिस तरह से जेपीसी ने पास कर दिया, क्या माने कि संसद में अब इसको कोई दिक्कत नहीं आएगी या राज्यसभा में यह बिल अटक सकता है? नहीं, बिल्कुल, देखिए इस बिल को लेकर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस भी सरकार के साथ ही है इस बिल को लेकर। हाँ, सबसे बड़ी बात ये होती है कि राज्यसभा अगर सुचारू तौर से चले तो, क्योंकि किसी भी बिल पास होने के लिए राज्यसभा का सुचारू तौर पर चलना जरूरी होता है और ऐसे में अगर राज्यसभा चल रहा है तो ऐसे में इस बिल को पास होने में कोई खास दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आलोक आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ते हैं। कॉल ड्रॉप पर सरकार ने एक बार फिर टेलीकॉम कंपनियों की खिंचाई की है। सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कंपनियां मुनाफा तो कमा रही हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही हैं। उन्होंने कंपनियों के उस दावे को खारिज कर दिया कि बेसमेंट और लिफ्ट में नेटवर्क की दिक्कत होती है। एजी ने कहा कि बहुत थोड़े लोग लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कंपनियों से कॉल ड्रॉप की स्थिति में सुधार लाने के लिए ईमानदार कदम उठाने की मांग की। अटॉर्नी जनरल ने सुझाव दिया कि कॉल ड्रॉप में सुधार के लिए कंपनियों को नेटवर्क का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, साथ ही कनेक्टिविटी सुधारने के लिए एजी ने अतिरिक्त टावर, बूस्टर और सेल साइट जोड़ने का सुझाव दिया। इसके पहले सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि 4 से 5 टेलीकॉम कंपनियां कार्टेल बनाकर काम कर रही हैं। उधर बाबा रामदेव ने विदेशी एफएमसीजी कंपनियों पर जमकर निशाना साधा है। रामदेव ने कहा है कि पतंजलि की कामयाबी से एफएमसीजी कंपनियां घबराई हुई हैं। बाबा ने 3 बड़ी कंपनियों को जल्द ही शीर्षासन कराने की बात कही है।
बाबा की पतंजलि आयुर्वेद ने 5,000 करोड़ का टर्नओवर हासिल किया है और अगले साल इसे 10,000 करोड़ करने का लक्ष्य रखा है। माने एक वर्ष में नेस्ले उसका पंछी उड़ जाएगा। कुछ ही समय में पतंजलि का ये दंत कांति कोलगेट को शीर्षासन करवाएगा। कोलगेट का गेट बंद होने वाला है और पीएनजी का जो है पेंटिन भी, उसकी भी पेंट खराब होने वाली है। ये 3 कंपनियों का तो शीर्षासन बहुत जल्दी हो जाएगा। यूनिलीवर का लीवर बैठने में 1 साल का समय लगेगा। उधर अगले साल तक पतंजलि का कारोबार 10,000 करोड़ रुपए के पार हो जाएगा, ये कहना है बाबा रामदेव का। रामदेव के मुताबिक पतंजलि का कारोबार 5,000 करोड़ के पार पहुंच चुका है। कंपनी की डेयरी कारोबार में भी उतरने की योजना है। इसके अलावा कंपनी की योजना ऑनलाइन कारोबार में भी उतरने की है। हमारे साथ बाबा रामदेव हैं। पतंजलि ने 5,000 करोड़ रुपए के कारोबार के लैंडमार्क को अचीव किया है। सबसे पहले तो बाबा आपको बधाई कि 5,000 करोड़ रुपए के लैंडमार्क को अचीव किया है। क्या स्ट्रैटेजी है और इसको इस पूरे प्रोसेस में कितनी मेहनत करनी पड़ी और आगे की स्ट्रैटेजी क्या होगी? देखिए, 20 साल पहले हमने अभियान शुरू किया था। 4 सालों में 100% की ग्रोथ से पतंजलि आगे बढ़ रहा है। इस साल 150% की ग्रोथ है। अगले साल भी 100 से 150 के बीच में ग्रोथ होगी कम से कम। एक ही हमारा सिद्धांत है, साधन, साध्य, सिद्धांत और सेवा की सुचिता, और उसको के साथ हमने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। हमने वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट लो प्राइस पर प्योरिटी और चैरिटी की भावना के साथ उपलब्ध कराए और आज करोड़ों लोगों ने पतंजलि पर ट्रस्ट किया। तो करोड़ों देशवासी हमारी ताकत है। नहीं तो कहाँ तो 2,500 हजार करोड़ का विज्ञापन करती है यूनिलीवर जैसी कंपनियां। यहाँ बाबा, लेकिन जो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज है एफएमसीजी सेक्टर में, वो आपकी स्ट्रैटेजी से काफ़ी परेशान नजर आ रही हैं और परफॉर्मेंस भी दिखा रहा है। 10,000 करोड़ रुपए के आंकड़ों को छूने की बात आपने की है, वो कैसे अचीव होगा? कि अगले साल हो जाएगा। 10,000 से ज़्यादा ही होगा। उनका उससे ज़्यादा बोलूँगा तो लोगों को अकल्पनीय, अविश्वसनीय लगेगा, लेकिन ये सारे काम होंगे क्योंकि हम एक बड़े ध्येय के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और उसमें मैंने कहा प्योरिटी है, चैरिटी है, पैट्रियोटिज्म है और हम अग्रेसिवली काम करते हैं। कोई काम को ढुलमन नहीं करते हैं, जो करते हैं पूरी ताकत लगा के ताल ठोक के करते हैं। दूध से बने प्रोडक्ट पे फोकस कर रहे हैं, दूध संवर्धन के लिए आप यूनिट लगा रहे हैं, तो उसमें क्या आपकी स्ट्रैटेजी ये भी है बाबा कि पतंजलि आने वाले टाइम में पैक्ड जो दही है या दूध है उसको उस सेगमेंट पे भी आने वाला? बहुत जल्दी पतंजलि डेयरी में दिखाई देगा आपको। अच्छा। जो है मिल्क पाउडर तो हमने लॉन्च कर ही दिया है। बहुत जल्दी दही भी मिलेगा, दूध भी मिलेगा, चीज भी मिलेगी, पनीर भी मिलेगा। एक ऑनलाइन आखिरी सवाल है ऑनलाइन कारोबार को लेकर। ऑनलाइन, क्योंकि अब कंपनियां जो हैं ऑनलाइन सेगमेंट में काफी मजबूती से आ रही हैं, आने वाला टाइम ई कॉमर्स का है, तो ऐसे में पतंजलि का क्या स्ट्रैटेजी होगी आने वाले टाइम में? आने वाले समय में हम ई कॉमर्स को लेकर के, ऑनलाइन सेल को लेकर के और एक्सपोर्ट को लेकर के भी बहुत बड़ा काम करने वाले हैं और ये इसका होमवर्क पूरा तैयार हो गया, शुरू हो जाएगा। तो क्या एक्सपोर्ट में भी आप जाने वाले? एक्सपोर्ट में बहुत बड़ा प्लान है। तो ई कॉमर्स कंपनियों के लिए भी बाबा ने खतरे की घंटी बजा दी है या कहें उनके लिए कारोबार और ज्यादा पैदा करने वाले हैं बाबा रामदेव, ये तो आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। लेकिन बाबा रामदेव ने दूसरी कंपनियों के लिए जरूर शीर्षासन उनको कराने का इंतजाम कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। रिजर्व बैंक गवर्नर रघुराम राजन ने ब्यूरोक्रेट्स से अपील की है कि वो आम आदमी की दिक्कतों को आम आदमी बनकर समझे। राजन ने कहा कि ब्यूरोक्रेसी में ज्यादातर लोगों को आम आदमी की मुश्किलों का पता तब चलता है जब वो रिटायर हो जाते हैं। राजन के मुताबिक असिस्टेंट्स की लंबी लाइन की वजह से बड़े पदों पर बैठे लोगों को जमीनी हकीकत पता नहीं चलती। राजन मानते हैं कि अगर बड़े अधिकारी एक दिन आम आदमी की तरह किसी सरकारी दफ्तर जाएं तो वो लोगों की मुश्किलों को ठीक से समझ पाएंगे और ज्यादा संवेदनशील होंगे। A lot of officials, including myself, learn the difficulties of working in India as Aam Aadmi only once we leave office. Once we lose the assistant to the assistant to the assistant, the assistant to the assistant's assistant. Post-retirement. And I saw this, I mean, I've seen this with all the people I know, that post-retirement they then realize the system is much harder to deal with than pre-retirement. Okay? So
I've thought about the following. Perhaps one could ask senior officials to spend a day doing some task which they ask their, which the ordinary businessman has to do, but without revealing who they are and without getting their assistant and the assistant's assistant to help. उधर ईपीएफ की ब्याज दरों में कटौती का फैसला सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। भारतीय मजदूर संघ यानी बीएमएस ने कल पूरे देश में ब्याज दरों में कटौती के विरोध में प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। बीएमएस ने दिल्ली में ईपीएफ के ऑफिस पर भारी प्रदर्शन करने की घोषणा की है। आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय ने 2015-16 के लिए ईपीएफ पर ब्याज दरें घटाकर 8.7% कर दी हैं। ईपीएफओ ने 8.8% ब्याज की सिफारिश की थी। भारतीय मजदूर संघ कल 27 तारीख को देश भर में जहां भी भविष्य निधि के कार्यालय है, लगभग 125 कार्यालय देश भर में है, भारतीय मजदूर संघ कल 125 स्थानों पर विरोध प्रदर्शन करेगा। अगर सरकार को बात समझ में आ गई तो ठीक है, नहीं तो अगला निर्णय करके इस आंदोलन को तेज करेंगे। उधर बॉम्बे हाईकोर्ट में क्यूनेट मामले पर कल फिर से बहस होगी। क्यूनेट मामले में सरकारी वकील का कहना है कि आज अदालत में 2000 से लेकर अब तक क्यूनेट के कामकाज पर बहस हुई। कल कोर्ट में क्यूनेट से किस किस को फायदा हुआ, इस पर बहस करेंगे। सरकारी वकील प्रदीप घरत से खास बात की हमारे संवाददाता उशांक सेठ ने। साथ यहाँ जुड़े क्यूनेट स्कैम के खिलाफ लड़ने वाले वो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर मिस्टर प्रदीप घराट। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए जी बिजनेस पर। सर अभी आज जो सुनवाई हुई आगे उसको पोस्टपोन कर दिया गया और आगे सुनवाई ज़रूर होगी, पर आज के की टेक अवेज क्या थे आपके विचार में और कितना स्ट्रॉन्ग केस आपकी ओर से बनते हुए नज़र आ रहा है? आज मैंने जो बहस की वो समय की वजह से कल रुकवा गई है और कल आगे चालू रहेगी। और आज जो मैंने बहस की उसमें इनके स्टार्ट से 2000 में कैसा शुरू किया इन्होंने इलीगल एक्टिविटी, तब कौन लोग काम करते थे, इनका जो एक्टिविटी था इलीगल उसका स्वरूप क्या था और कैसे इन्होंने ये बढ़ाई, और जो एक्यूज़ पर्सन है वो कौन सा एक्यूज़ कभी ज्वाइन होगा इस एक्टिविटी में, और उनकी उसमें जो रोल उन्होंने जो निभाया है वो उनका क्या रोल है, और कल जो रहेगा वो कैसा एडवांटेज होगा और किसी ने कैसा इसमें से पैसा बनाया, सब बताया जाएगा। कितने ऑप्टिमिस्टिक हो आप आगे रखिए कि डिसीजन आपके फेवर में आएगा एंड व्हाट कैन हैपन आगे अगर फेवर में आता है तो? नहीं, डिसीजन के बारे में मैं सोचता नहीं हूँ। मैं सिर्फ सोचता हूँ कि अगर मेरे पास गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे पेपर्स रखे जाते हैं जिनमें से मुझे ऑफेंस दिखता है, उसका जो स्कोप है वो दिखता है, तो उसको कहाँ तो प्रतिबंध लगना चाहिए। उस हिसाब से जितनी कोशिश करनी है पुलिस को भी ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी इन लोग को इंट्रोगेट करने के लिए मिलनी चाहिए। इनसे संबंधित लोग हैं, क्योंकि आज करोड़ों रुपया देश के बाहर जा रहा है, इसको चेक बैठना चाहिए। इसके लिए जितना भी अपनी तरफ से कर सके, जो पेपर्स से दिखता है किसका रोल कितना दिखता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये जो कुछ लॉ ने इनको जो फैसिलिटीज़ दी है जैसे कि इसका फ़ायदा ये ना ले सके, इसके लिए कोशिश करना मेरा काम है।